फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं डेफिसिट डिमांड वाला टॉपिक। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने करा था एक्सेस डिमांड क्या होता है, क्या रीजंस होते हैं, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं हमारी इकोनॉमी पे, वो सब चीज़ें हमने करी। इस वीडियो में हम करेंगे डेफिसिट डिमांड। जिसने एक्सेस डिमांड वाली वीडियो नहीं देखी है पहले आप प्लीज़ वाली वीडियो जाके देखिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। डेफिसिट डिमांड क्या होता है? डेफिसिट डिमांड एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो एडी होता है वो लेस देन एएस होता है, यानी एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, और जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है। ठीक है, मतलब जितना हमने सोचा था कि डिमांड होगी उससे कम डिमांड करी है लोगों ने। ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम डेफिसिट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही हम ये चीज़ देखेंगे। अब देखो डायग्राम देखते हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया है एडी, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट। ठीक है, एएस का कर्व हमारा कैसे जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है। एडी का कर्व हमारे यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व मीट करते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जिसको हम फुल एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट होती है और ये जो पॉइंट है इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। लेकिन हमारी इकोनॉमी किस चीज़ पे है? डेफिसिट डिमांड पे है, यानी कि हमने इतना सोचा था कि इतनी लोग डिमांड करेंगे लेकिन लोगों ने डिमांड कम करी, तो हमारा एक नया एडी बन जाएगा जिसको हम नाम देंगे AD1। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इन दोनों के बीच में क्या है? गैप है। जो हमने सोचा था प्लान्ड, जो हमने करा था कि इतना डिमांड होगा और जो एक्चुअल डिमांड हुआ है वो कम है। ठीक है, तो ये जो बीच में गैप है, ये इस गैप को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। वहाँ पर जब हमारी एडी ऊपर चला जाता था तो उसको हम बोलते थे इन्फ्लेशनरी गैप, जिसमें प्राइजेस बढ़ जाते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर ये इस गैप को हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, डिफ्लेशन यानी कि प्राइजेस का कम हो जाना। ओके, अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज़। नाउ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट जो है वो हम मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे एंड एडी इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, एडी एंड एएस कर्व इंटरसेक्ट्स ऑन ई विच इंडिकेट्स फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एडी और एएस कर्व मीट कर रहे हैं ई पे, जो हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बता रहे हैं। जब मैं आपको डायग्राम समझा रही थी तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी है। ठीक है, तो जस्ट रीड आउट कर लो कि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, now due to decrease in investment expenditure, a change in investment, due to a change in investment, ठीक है, जो AD है वो फॉल करके कहाँ पे आ जाता है? AD से AD1 पे आ जाता है। ठीक है, इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, डेफिसिट डिमांड एंड द गैप बिटवीन दैम दैट इज EG इज टर्म्ड एज डिफ्लेशनरी गैप। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है। ओके, पॉइंट F इंडिकेट्स द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब जो पॉइंट F था वो हमारा क्या शो कर रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को, क्योंकि हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट थी उससे नीचे आ गई है। ठीक है, जिसमें अब जितने फुल एम्प्लॉयमेंट थी उस पर क्या था कि सारे के सारे जो भी हम सप्लाई कर रहे थे और जितनी डिमांड थी उस हिसाब से हम सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया है? अब वो नीचे आ गया है, जिसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन चुका है हमारा। ओके, इसके बाद आता है हमारा टॉपिक कि व्हाट आर द रीजंस फॉर डेफिसिट डिमांड। क्या रीजंस हैं डेफिसिट डिमांड के? ठीक है, तो क्या रीजंस है डेफिसिट डिमांड के? सबसे पहला तो वही सेम चीज़ें होंगी, बस उसका अपोजिट हो जाएगा जो हमारा एक्सेस डिमांड में था। ठीक है, डेफिसिट डिमांड कब होती है? जब डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव, जो लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, जब लोगों की जो क्षमता होती है कंज्यूम करने की वो कम हो जाती है तो हमारा डेफिसिट डिमांड होती है। ठीक है, दूसरा है इंक्रीज इन टैक्सेस, यानी कि जब गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देती है, जब टैक्सेस ही बढ़ गए, ठीक है, तो लोगों के पास जितने पैसे मतलब फॉर एग्जांपल उनके पास 1000 रुपीज़ वो अर्न कर रहे हैं और उसमें से उनको 100 रुपीज़ का पहले टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब उनको 150 का टैक्स देना पड़ रहा है, तो लोगों के पास जो इनकम बचेगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से लोग डिमांड करना भी कम कर देंगे। तो इसलिए भी जब इंक्रीज इन टैक्सेस होता है तो भी लोग डिमांड करना कम कर देते हैं, जिससे डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। इसके बाद डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है, अपना जो खर्चा है वो कम कर देती है। जब गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी यानी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगी। ठीक है, जब कोई भी चीज़ गवर्नमेंट कोई भी नया काम शुरू करती है तो उसमें लोग भी लगते हैं। ठीक है, काम होता है, लेबर लगती है, तो उनको भी पैसे मिलते हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उसने अपना एक्सपेंडिचर ही कम कर दिया है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम करा तो उससे लोगों के पास क्या हुआ? सर्विसेज मतलब देने का मौका नहीं मिला। व्हेन गवर्नमेंट रिड्यूसेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से भी हमारा डेफिसिट डिमांड होता है। ठीक है, फिर आता है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी फॉल आ गया, यानी कि जो लोग हैं वो जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लोग इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो कोई रिटर्न वाला इतना सिस्टम होगा नहीं कि मतलब वो एक्सपेक्ट करें कि रिटर्न मिलेगा हमें, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी जो एक्सेस डिमांड, जो डेफिसिट डिमांड होती है उसकी सिचुएशन आती है। इसके बाद आता है राइज इन इम्पोर्ट्स, यानी कि जो इम्पोर्ट है वो बढ़ गए हैं। व्हेन इंटरनेशनल प्राइजेज आर कंपैरेटिवली लेस, जब इंटरनेशनल जो प्राइजेज होते हैं वो कम हो जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाई हम बाहर से सामान मंगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लोग क्या कर देते हैं, बाहर से सामान मंगाते हैं, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्राइजेज होते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमारा क्या होता है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। इसके बाद आता है फॉल इन एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो हमारे देश से जो सामान बाहर जा रहा था वो भी कम हो गया है, ठीक है। एक्सपोर्ट्स में फॉल ड्यू टू कंपैरेटिवली हायर प्राइजेस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और ड्यू टू इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट फॉर डोमेस्टिक करेंसी। इस वजह से भी हमारी क्या होती है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ जाती है। वहाँ पर जब एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कब आती है, जब इंक्रीज होता है मतलब एक्सपोर्ट में, ठीक है। राइज इन एक्सपोर्ट होता है और फॉल इन इम्पोर्ट होता है। यहाँ पर डेफिसिट डिमांड कब होती है, जब राइज इन इम्पोर्ट होता है और फॉल इन एक्सपोर्ट होता है, ओके। तो ये सारे हमने पढ़ लिए रीजंस जो भी हमारे थे जिसकी वजह से डेफिसिट डिमांड होती है। अब एक न्यू क्वेश्चन फॉर्म होता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड तो हो गई, अब इसके क्या इम्पैक्ट होती हैं। जो इम्पैक्ट होते हैं डेफिसिट डिमांड के वो अलग अलग चीज़ों पे कैसे होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट पे डेफिसिट डिमांड के क्या इफेक्ट पड़ता है। देयर विल बी फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट and due to lack of sufficient aggregate demand there will be an increase in the inventory stock। अब देखो प्रैक्टिकली अगर आप समझोगे इसको तो जो इफेक्ट होगा आउटपुट पे वो क्या होगा, जो भी हमने प्लान्ड आउटपुट था, जितना मतलब जो भी हमने बनाया था, ठीक है, मतलब जितने प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन करा है उस, अब उन्होंने सोचा था कि हमारी जो उन्होंने कुछ स्टॉक रखते हैं और कुछ चीज़ें वो मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो चीज़ें उन्होंने सेल करने के लिए भेजी वो बिक नहीं रही क्योंकि डिमांड कम है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो जो चीज़ें होंगी वापस उनकी इन्वेंट्री में आ जाएगी, तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और फॉल हो जाएगा प्लान्ड आउटपुट में, ठीक है। जितना उन्होंने सोचा था उतना नहीं बिक रहा क्योंकि डिमांड नहीं है उतनी, जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ेगा हमारा आउटपुट पे। दूसरा इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, तो आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेफिसिट डिमांड विल कॉज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब लोग काम करना चाहते हैं एंड आर एबल टू वर्क, काम कर सकते हैं लेकिन एट ए एग्जिस्टिंग वेज रेट, लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। अब देखो जब डिमांड ही नहीं हो रही है तो जो प्रोडक्शन यूनिट होगी वो क्या करेगी, अपनी जो लोग लगा रखे हैं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दे रखी है उनको कम कर देगी, ठीक है। क्योंकि अभी काम तो हो ही नहीं रहा है, किसी को ज़रूरत ही नहीं है, तो जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डेफिसिट डिमांड से इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी इकोनॉमी में ड्यू टू फॉल इन द प्लान्ड आउटपुट, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट पर भी फर्क पड़ रहा है। इसके बाद इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डेफिसिट डिमांड कॉजेज द जनरल प्राइसेस टू फॉल ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। जो जनरल प्राइस लेवल होंगे उस पर डेफिसिट डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो जनरल प्राइसेस हैं वो गिर जाएंगे, ठीक है। अब लोग डिमांड तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, तो डिमांड करने वाले बहुत कम लोग हैं, मतलब डेफिसिट डिमांड पे सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी की, तो इस वजह से जो प्राइजेस होंगे वो फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सामान हमारा बिक ही नहीं रहा है। तो हमारे प्राइस लेवल पर भी इफेक्ट हुआ, एम्प्लॉयमेंट पर भी इफेक्ट हुआ और आउटपुट पर भी हमारा इफेक्ट हुआ। इसी के साथ हमारा डेफिसिट डिमांड जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, आई विल श्योरली रिप्लाई। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बार देखेंगे डिफरेंस, एक जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आ गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, तो इस चक्कर में हम एक बार डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड का डिफरेंस भी पूरा अच्छे से पॉइंट वाइज देखेंगे। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।